हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में मौत का साया। चित्रकथा आनंद प्रकाश जैन। मौत का साया। बूढ़ा धनीराम ऐसा कमज़ोर कि नाक पकड़ो तो दम निकले, ऐसा शक्की कि अपने साय से भी बितके, हर वक्त अपनी जेब घड़ी में ज़िंदगी की घड़ियां गिनता रहता। एक दिन लाठी टेकता टेकता 5 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन पहुंचा। कमबख्त पुलिस थाना भी तो इतनी दूर बनाते हैं कि चोरी चकारी की खबर पहुंचते पहुंचते भी एक बरस लग जाए। आह। पुलिस थाने के अंदर। मिस मोहिनी, आज तो आप बड़ी मोहिनी लग रही हैं। हवलदार भुल्लन, खबरदार जो मेरी उम्र बढ़ाने की कोशिश की। ए बूढ़े, किधर चला आ रहा है? ये पुलिस थाना है, शमशान नहीं। अरे फिटकार तेरे मुंह पर। हम इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर बामन तुम्हारी खौं खौं का इलाज नहीं कर सकते, किसी डॉक्टर के पास जाओ। फिटकार, अरे हमारी हत्या होने वाली है और तुझे हंसी सूझती है हैं? हुजूर, एक 80-90 साल के बूढ़े की हत्या होने वाली है। कौन कहता है? वही जिसकी हत्या होने वाली है। अरे फटकार, इस पुलिस स्टेशन पर कोई गरीबों की भी सुनने वाला नहीं है। आपको तो बहुत खांसी है बाबा, आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, फिटकार इन डॉक्टरों पर, क्या सारा पैसा इन्हीं पर लुटा दूँ? अरे हत्यारा मेरी हत्या कर ही डालेगा तो फिर डॉक्टर को दिखाने से फ़ायदा। कौन हत्यारा आपकी हत्या कर डालेगा? हाँ, कौन है वह? उसे पकड़ कर यहाँ ले आओ, हम उसका मिजाज दुरुस्त कर देंगे। अरे फिटकार, ये दमादम लेने दे तो एक एक नहीं, तीन तीन, हाँ तीन तीन हत्यारे। अरे फिटकार, तेरे जैसे हवलदार पर क्या तीनों एक साथ मिलकर आपकी हत्या कर डालेंगे? क्यों नहीं हुजूर, एक हाथ पकड़ेगा, दूसरा पैर और तीसरा। इंस्पेक्टर साहब, जब भी मैं अपनी तिजोरी खोलता हूँ मुझे अपनी खिड़की के शीशे पर एक आदमी का चेहरा दिखाई देता है। ओह, जब आपको पैसा लुटाना ही नहीं तो आप तिजोरी खोलते क्यों है नानू जी? रै नाबकार, अगर मुझे फिर नानू जी कहा तो मार डालूंगा। हवलदार भुल्लन, तुम बाहर जाकर बैठो, कोई अंदर ना आने पाए। बाबा, आप शांत होकर कहना, जो कहना हो कहिए। लिख लो इंस्पेक्टर, वरना बाद में पछताओगे। एक हत्यारा है, मेरा भतीजा राम गोपाल। राम गोपाल हमेशा मेरी तिजोरी पर नज़र रखता है इंस्पेक्टर। क्यों ताऊ जी, फिर रुपया गिनेंगे? तुमसे मतलब, जा भाग यहाँ से। ओह, वह मेरी नातिन नीता मेरी रात दिन सेवा करती है इंस्पेक्टर। कभी कभी गलत मौके पर। मैंने कहा, नाना क्या नोट खाकर ही पेट भरोगे? मैं कहता हूँ तू उस नालायक चंदू का ख्याल छोड़ दे, वरना मैं तुझे एक पाई नहीं दूंगा। हाँ, मैं एक पाई का करूँगी भी क्या नाना? और वह चंदू का बच्चा। नानू जी, आखिर आप अपनी नातिन के लिए ही तो सारा धन छोड़कर जाएंगे। जाने से पहले ही हमारी शादी के लिए 10,000 रुपये दे दीजिए ना। ये नानू जी, निकल जा, मैं कहता हूँ दफ़ा हो जा। आया नानू जी का बच्चा। मुझे अपनी तिजोरी चोर की तरह खोलनी पड़ती है, वह छाया मानो मेरी खिड़की पर ही रहती है। आखिर बूढ़े की राम कहानी ख़त्म हुई। आप अपना थोड़ा थोड़ा सा धन इन बच्चों में बांट क्यों नहीं देते? ना रहेगा बाँस, न बजेगी बांसुरी। बड़े आए सलाह देने वाले। ना रहेगा बाँस, अरे क्या मैं अपनी खाल खुद ही खिंचवा लूँ? हाँ, नोटों की जालसाजी करता है। चल अंदर। इंस्पेक्टर बप्पन, इंस्पेक्टर बामन की बामन ही तेरी डिबरी टेंट करेंगे पाजी। ये देखिए हुजूर, इसने अपना अलग ही बैंक खोल लिया है, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया। और ये रहे 100-100 के नोट, एकदम असली नोटों से मिलते जुलते। हुजूर, माई बाप, ये तो खिलौना नोट है जिन्हें एक बड़ी कंपनी सरेआम 5 रुपया सैकड़ा बेचती है। मैं 10 पैसे में एक देता हूँ। हवलदार भुल्लन, 10 पैसे की नोट के हिसाब से इस आदमी के पैसे चुका दो और इसे छोड़ दो। हुजूर, फिर तो ये माला माल हो जाएगा। ये 1 लाख रुपए के नोट हैं। हुजूर, 100 रुपये की बोनी करा रहे हैं। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। देखो बाबा, तुम्हारी जान सचमुच खतरे में। अरे मेरे बाप, मैं अपनी नातिन का ब्याह देखे बिना मरना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर साहब, फिटकार, क्या 1,000-500 खर्च करने से भी जान नहीं बचेगी? हाँ, शुक्र है आपको थोड़ी अकल तो आई। बूढ़ा इंस्पेक्टर बामन से खुसुर फुसुर करके लगभग 1 घंटा बाद पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। मेरी सारी उम्र की कमाई का 500 रुपया उस इंस्पेक्टर ने ठग लिया। फिटकार, मैं 1,000 रुपये साथ लेकर ही क्यों आया था भला? अब अगर मेरी हत्या हो गई तो इस इंस्पेक्टर से कौन 500 रुपये का हिसाब लेगा? बूढ़ा धनीराम डगमग डगमग 5 किलोमीटर पैदल चलकर वापस अपने घर के सामने पहुंचा। तब तक रात हो चुकी थी। मैंने तो अपने कमरे का ताला बंद किया था, उसकी बत्ती कैसे जल गई?
नाना कहाँ गए थे? मेरी तो डर के मारे जान सूख गई। सारे घर में दिवाली तो मना रखी है, डर क्यों लगता तुझे चुड़ैल? मेरे कमरे की बत्ती कैसे चली? ताला किसने खोला? कमरे का ताला आपने लगाया ही कहा था नाना, आप एकदम भुलक्कड़ हो गए। जीते जी मेरा दिवाला निकालेगी? फटकार, एक पाई नहीं छोड़ूंगा तेरे लिए। हाँ, मुझे आपकी कौड़ी पाई कुछ नहीं चाहिए नाना, आप सब दंग कर जाइए। मैं ना कहता था कि ताऊ जी अपने लायक भतीजे के नाम ही सब छोड़कर जाएंगे। ठहर जा नालायक, तू मेरे मरने की राह देख रहा है हैं? बाप रे ताऊ जी, आपने आज शायद खाना नहीं खाया। अगले दिन संध्या को नीता चंदू से पार्क में मिली। तुम फिक्र ना करो नीता, बस मेरी कहीं नौकरी लग जाए, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। यही बात तुम साल भर से कहते चले आ रहे हो, लगता है तुम्हारे बजाय मुझे ही सर्विस करनी पड़ेगी। भला तुम क्यों सर्विस करोगी? तुम्हारे नानू जी आज मरे, कल दूसरा दिन। ओह, तो तुम नौकरी नहीं ढूंढ रहे हो, नाना के मरने का इंतज़ार कर रहे हो। अरे नित्या सुनो तो, मेरा मतलब ये नहीं था। कान खोलकर सुन लो, नाना जी कल ही वकील को बुला रहे हैं। नीता, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता, मगर नानू जी वकील को बुला रहे हैं। तुम जानते हो उनकी सारी संपत्ति मेरे नाम है, मगर अब वह वसीयत बदलवा देंगे। ओह, तो फिर किसके नाम करके जाएंगे? रखेंगे मेरे नाम ही, पर मिलेगी मुझे विवाह के बाद। इसमें क्या हर्ज है? लेकिन अगर मैंने तुमसे विवाह किया तो सारी संपत्ति अनाथालय को चली जाएगी। ओह, अब समझे मियाँ मिट्ठू, अब नौकरी ढूंढने से नहीं, करने से काम चलेगा। हाँ, लगता है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बशर्ते कि तुम्हारे नानू आज रात को ही टै ना बोल जाए। चंदू, अगर तुमने फिर ऐसी बात कही तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगी, कभी नहीं। नीता, अरे ज़रा मेरी तो सुनो, मेरा मतलब था। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मतलब, तुम्हारा बस चले तो तुम मेरे नाना जी को कल का सवेरा भी ना देखने दो। नीता, नीता सुनो तो। ओहो, कहाँ से आ रही है मिस साहिबा? तुमसे मतलब रास्ता छोड़ दो राम गोपाल। हाँ भाई, क्यों ना हो, तुम्हारी तो पांचों घी में हैं और सिर कढ़ाई में। मुझे नहीं चाहिए नाना जी की संपत्ति में से एक भी पैसा। मिलेगा तो तब जब चंदू से ब्याह ना रचाओ। भाई, इश्क हो तो ऐसा, तो नाना जी से कहो ना कि सब तुम्हारे नाम कर दे। अरे वो बुड्ढा खूसट किसी के नाम नहीं करेगा, चोर डकैत ले जाएंगे सब। खुट्टी। ओह, आप कौन साहब हैं और यहाँ रात के 9 बजे क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है सेठ धनीराम जी का फ्लैट इसी बिल्डिंग में है, मुझे उनसे मिलना है। मैं वकील हूँ। किस लिए मिलना चाहते हैं आप ताऊ जी से? खेद है, अपने मुवक्किल के बारे में हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। लो, हो गई तुम्हारी तो छुट्टी। ताऊ जी आज रात को ही वसीयत बदलवा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ सारा पैसा भी तिजोरी से निकाल कर बैंक में रखवा दो तो अच्छा है। क्यों, तिजोरी में ही क्या बुरा है? बुरा तो है ही, पैसे के लोभ में आजकल लोग जान तक ले लेते हैं। तभी एक धोबी आदम का हम सब धनी, हम सेठ धनीराम जी के नए धोबी हैं जी। नया धोबी? पर उनके कपड़े तो धोबी के यहाँ कभी जाते ही नहीं। हाँ, कपड़े तो उनके सब मैं धोती हूँ। आप उनसे घने पैसे झाड़ने के फेर में होंगी, मैं तो कुल 98 कपड़ा ले हूँ जी। समझ में नहीं आता ताऊ जी को हो क्या गया है। मैंने ऐसा नाना जी का क्या बिगाड़ा जो मुझसे कपड़े भी नहीं धुलवाएंगे? उसी रात को 3 बजे एक काली छाया चुपके चुपके सेठ धनीराम के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। काली छाया चुपके से दरवाज़ा ठेल कर कमरे के अंदर घुस गई और दबे पैरों सोए हुए धनीराम की ओर आने लगी। काली छाया ने मेज पर रखे लैम्प का तार दीवार के सॉकेट में से झटके के साथ निकाला और उसे धनीराम के गले में फंदे की तरह फांस कर उसका काम तमाम कर डाला। सेठ के गले से कोई आवाज़ तक न निकली। काली छाया ने उसके तकिए के पास रखी उसकी जेब घड़ी उठा ली। उसने जेब घड़ी की पीठ का ढक्कन खोल डाला। उसमें से एक पर्चे पर एक नंबर लिखा रखा था। जरूर यही इस मक्खी चूस की तिजोरी के नंबरी ताले का नंबर है। काली छाया ने तिजोरी खोली और सेठ धनीराम के नोटों के सारे बंडल हथिया लिए। सुबह को नीता ने अपने नाना जी का कमरा खोला। खून, खून, नाना जी का खून हो गया, हे भगवान ये क्या हुआ? क्या हुआ नीता? खून? खून कौन कौन चिल्ला रहा था? क्या किसी का खून हो गया? किसी ने रात को नाना जी का खून कर डाला। हे भगवान, पुलिस को फ़ौरन फ़ोन करना चाहिए। हाँ, फ़ौरन करना चाहिए। क्या कहा? ओह, सेठ धनीराम का खून। वेल, कमरा बाहर से एकदम बंद रखना, कोई किसी चीज़ को ना छुए, हम आते हैं। जीप तैयार है हुजूर। आधे घंटे के अंदर अंदर इंस्पेक्टर बामन और हवलदार भुल्लन पुलिस के उड़न दस्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। ए, तुम्ही में से किसी ने धनीराम का खून किया है, खबरदार, बिना हमारी इजाज़त के कोई बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगा। हवलदार साहब, मैंने आपको कहीं देखा है? ज़रूर देखा होगा, हम कभी गायब नहीं होते। कुछ देर बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जाई गई। हाय नाना जी, हाय, मुझे किसके सहारे छोड़ गए। मैंने भी हत्यारों को फांसी पर न लटकवाया तो मेरा नाम नीता नहीं। ए, तुम में से नीता रानी कौन है? चलो इंस्पेक्टर साहब अंदर बुलाते हैं। मिस्टर चंदू,
आपने इस हवलदार को पहले कभी देखा है? हाँ देखा तो है, पर कहाँ याद नहीं आता। मिस नीता, क्या आप बता सकती हैं कि इतने निशंस तरीके से कौन आपके नाना जी की हत्या कर सकता है? कोई भी कर सकता है, चंदू, राम गोपाल या वह शीशे वाली छाया। किंतु वह शीशे वाली छाया भी तो किसी पुरुष या स्त्री की ही होगी, सुंदरी। मिस नीता, क्या आपने भी कभी उस छाया को देखा है? नहीं, सिर्फ नाना जी ही कहा करते थे। आपके पड़ोसियों में से आपके नाना जी के पास कौन कौन आता था? कोई भी नहीं, वह किसी से भी वास्ता नहीं रखते थे। तभी इंस्पेक्टर ने कमरे की एकमात्र खिड़की खोलकर बाहर झाँका। वाह, यहाँ तो बंदर तक को खड़ा होने में दिक्कत होगी। हवलदार बोलन, ज़रा देखो तो तुम इस खिड़की के बाहर खड़े हो सकते हो क्या? हुजूर, बचपन में मैं पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता था। पर हुजूर, वह तो बचपने की बातें थी। इसका मतलब है कि ये महज सेठ जी का वहम था कि खिड़की पर उन्हें किसी आदमी का साया दिखाई देता था। जी मुझे मालूम है खिड़की के बाहर कोई खड़ा नहीं हो सकता। अपने नाना जी की स्मरण शक्ति के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी वह बहुत भुलक्कड़ थे। बाहर जाते समय कमरे की बत्ती जल्दी छोड़ देते थे और भूल जाते थे। आपको उनकी तिजोरी के ताले को खोलने वाला नंबर मालूम था? उन्होंने वह नंबर कभी किसी को नहीं बताया। हैं हुजूर, 5 अंकों का पूरा नंबर खुद उन्हें किस तरह याद रहता होगा? ठीक है मिस नीता, अब आप जा सकती हैं। थोड़ा आराम कीजिए, हमें फिर आपको बुलाना पड़ेगा। हवलदार बुलन, मिस्टर चंदू को बुलाओ। यस सर। क्या अब तक हत्यारे का पता नहीं चला इंस्पेक्टर साहब? पता चलने में ज़्यादा देर नहीं है, इत्मीनान रखिए। सुना है आप मिस नीता से शादी करना चाहते हैं मिस्टर चंदू? जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। सेठ धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति अपनी नातिन के नाम कर रखी थी, इसलिए? नहीं, मैं अपने आप कमाने का हौसला रखता हूँ। कमाई तो हत्या और चोरी से भी होती है। आप किसी पर बिना सबूत हत्या का दोष नहीं लगा सकते हवलदार साहब। क्या मैंने ऐसा कहा? क्या आप इस घड़ी को पहचानते हैं? क्यों नहीं, ये नानू जी की घड़ी है। वह इसे हर वक्त अपने पास रखते थे। ये घड़ी नानू जी ने किसी वक्त आपको तो नहीं दी थी मिस्टर चंदू? नहीं, कभी नहीं। लेकिन आपने इस तरह की घड़ियाँ देखी तो हैं? जी हाँ, शायद देखी हैं। अगर हम इस घड़ी की पीठ का ढक्कन खोलना चाहें तो आप हमारे लिए खोल सकते हैं मिस्टर चंदू? क्यों नहीं, मगर उसके लिए बारीक और लंबी नोक वाली प्लायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओह, मैं तो इसे किसी चाकू वाकू से भी खोल दूँ। इस तरह तो इस पर खरोचों के निशान पड़ जाएंगे। मिस्टर चंदू, आप पास ही के एक कमरे पर अकेले रहते हैं। आप कहीं सर्विस नहीं करते। क्या आप हवा खाकर अपना गुजारा करते हैं? जी नहीं, मैं जब तक कुछ दोस्तों की छुट घड़ियाँ रिपेयर कर देता हूँ, उससे किसी तरह मेरा गुजारा चल जाता है। कल रात आप अपने कमरे पर नहीं सोए थे। कहाँ सोए थे और कौन उसकी गवाही दे सकता है? मैं अपने एक कुंवारे दोस्त के कमरे पर था। वह गांव गया हुआ था, अपने कमरे की चाबी मुझे दे गया था। मैं उसकी दीवार घड़ी रिपेयर कर रहा था, मगर उसका गवाह कोई नहीं है। फिर तो घड़ी खोलने के औजार भी साथ ही लिए घूम रहे होगे प्यारे। आप अपने कमरे की चाबी हमें दीजिए। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे आप अपने कमरे में अच्छे बच्चों की तरह रहते हैं या नहीं। लेकिन मेरे कमरे में बहुत सी ऐसी प्राइवेट चीज़ें हैं जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहूँगा। हर घर में प्राइवेट चीज़ें होती हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि उनमें से किसी का खून तो नहीं लगा है, ताज़ा और चिपचिपा खून। हवलदार बोलन, तो मिस्टर चंदू के साथ उनके कमरे पर जाओ। ये लो चाबी, 2 सिपाही साथ ले जाओ। देखो कुछ मिलता है क्या? राम गोपाल को भेजो। यस सर। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते राम गोपाल, दरवाज़ा बंद करते जाओ। तुम तो सेठ धनीराम के भतीजे हो, भाई तुम्हारा किस पर शक है? फ़ायदा तो इसमें चंदू का ही सबसे ज़्यादा था साहब। ताऊ जी मेरे नाम तो कुछ छोड़कर जाने वाले थे नहीं। अगर हम कहें कि तुम्हें वसीयत से कुछ मिलने वाला नहीं था, सो तुमने पहले ही तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया, तो फिर तो मैं यही कहूँगा कि जो मैंने चुराया वो मेरे से बरामद कर लो। इसे पहचानते हो? ये तो ताऊ जी का ट्रेडमार्क था जी। किसी तरह से खोल सकते हो पीछे की तरफ से? अजी, मेरे बाप दादा ने भी कभी गाड़ी नहीं खोली। चक्कू वक्कू से खुल भी गई तो 10 जगह खरोचे पड़ जाएंगी। किसी घड़ी साथ से क्यों ना खुलवा लेते। इंस्पेक्टर वामन ने राम गोपाल से भी उसके कमरे की चाबी ली और उसे साथ लेकर बिल्डिंग के अंदर घूमने निकल पड़ा। ए काले राम, ये चाबी लो और इन साहब के कमरे की तलाशी लो। पैसा तलाश करना है। यस सर। इंस्पेक्टर वामन बिल्डिंग के पीछे बने गैरेजों की तरफ निकल गया। सेठ धनीराम ने पैसा पैसा करके जोड़ा और उसके साथ साथ जान भी गंवा दी। क्यों राम गोपाल साहब, पाप की कमाई ऐसे ही जाती है। पाप की कमाई? क्यों, कैसे? स्वर्गवासी कहा करती थी कि ताऊ जी ने ही मेरे पिताजी को जहर देकर मार डाला था और उनका सारा पैसा हड़प लिया था। फिर तो मैं पढ़ाया लिखा है किसने? अजीब पढ़ना लिखना किसका। ताऊ जी तो हम दोनों को भी धक्का देकर घर से निकाल रहे थे। वह तो पिताजी के भूत ने उन्हें रोका, पर 2 साल बाद माँ भी गुजर गई। तुम्हारे पिताजी का भूत? क्या मतलब? हाँ, पिताजी का भूत। ताऊ जी हमारा सारा रुपया हड़प कर सुख से थोड़ी रह सकते थे। ओह, फिर गैरेज के अंदर? यहाँ तो सब पुराना कूड़ा करकट भरा पड़ा है। क्या खोज रहे हैं आप? कुछ नहीं,
सब देखना भालना हमारा फ़र्ज़ है, चलो। उधर हवलदार भुल्लन चंदू और 2 सिपाहियों के साथ उसके कमरे का ताला खोल रहा था। तुमने रुपया इस कमरे के अलावा और कहीं तो नहीं छुपाया मिस्टर चंदू? आप भी क्या बात करते हैं हवलदार साहब, मैंने नानू जी का रुपया चुराया ही कहाँ है? हवलदार साहब, आपके जाने के बाद मुझे सब सामान संगवाने में 3 दिन लग जाएंगे, ज़रा मेहरबानी रखिए ना। मेहरबानी किस चिड़िया का नाम है? हवलदार साहब, ये रहे रुपये, 100-100 के नोट हैं, हज़ारों हज़ार रुपये के नोट। खबरदार, नोटों का हवा भी न लगने दो, मैले हो जाएंगे। अब तो असामी रंगे हाथों पकड़ा गया। मगर मगर हवलदार साहब, मैंने नानू जी के नोट नहीं चुराए, मैंने उनकी हत्या नहीं की। अदालत तुम्हें फांसी के फंदे से बचाने का पूरा मौका देगी, चलो चुपचाप। तो तुम्हारे ताऊजी ही तुम्हें सब खर्चा पानी देते थे मिस्टर राम गोपाल? अजी खाक देते थे, उन्हें हमेशा खाल खींचने को तैयार रहते थे। कुछ इधर उधर का काम करके गुजर करता था। इधर उधर का काम जैसे? यही जैसे किसी का हिसाब किताब लिख देना, बच्चों को पढ़ा देना वगैरह वगैरह। उसी समय हुजूर हुजूर, कातिल का सुराग मिल गया, रुपया बरामद हो गया। तो तुमने धनीराम जी के वसीयत बदलने से पहले ही उनका काम तमाम कर डाला? ना, मैंने नानू जी का खून किया न चोरी की। तो रुपया तुम्हारे कमरे से कैसे बरामद हुआ? जब मैं वहाँ था ही नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, सब लोग मेरे साथ आओ। सेठ धनीराम के कमरे के सामने चंदू का सामना नीता से हुआ। चंदू, मुझे सपने में भी गुमान नहीं था कि तुम हत्या कर सकते हो। ये सब झूठ है नीता, प्लीज़। हवलदार भुल्लन, नीता, चंदू, राम गोपाल तीनों को अंदर ले चलो। यस सर। हवलदार भुल्लन, चंदू की हथकड़ियाँ कुछ देर के लिए खोल दो। यस सर। सेठ जी की हत्या लैम्प के तार से फांसी लगने से हुई। तुम तीनों को बारी बारी से उनकी हत्या का नाटक करके दिखाना होगा। मुझसे वह नहीं होगा। होगा या नहीं होगा, पर नानू जी हैं कहाँ अब? होती तो कोई कर पाएगा ऐसा गंदा काम? वही दृश्य आंखों के सामने आने से पुलिस वालों को बहुत कुछ पता चलता है। जो अपराधी होता है वह जानबूझकर दोबारा हत्या के नाटक से घबराता है, ऐसा जताता है मानो उसे हत्या करना आता ही नहीं। हवलदार भुल्लन, सेठ धनीराम का पार्ट अदा करेंगे। कौन? मैं सर, मर जाऊंगा सर। ओके सर, देश के लिए ये गरीब हवलदार भुल्लन अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सबसे पहले नीता हवलदार भुल्लन के रूप में अपने नाना की हत्या करने के लिए आगे बढ़ी, मगर उसे हवलदार भुल्लन की शक्ल में अपने नाना की शक्ल नज़र आने लगी। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे नाना की हत्या नहीं होगी। हाँ हाँ, बच गया। मिस नीता, आप हट जाइए, मिस्टर चंदू को ट्राई करने दीजिए। बेटा, अगर मैं सोते से जाग गया तो वह गुट पिलाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। भुल्लन, तुम आंखें बंद रखो। हुजूर, मुझे गर्दन में गुदगुदी लग रही है। चुप रहो, तुम अपना काम करो। चंदू, वाह हजरत, अब तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे नाना जी गले में तार का फंदा डलवाकर आराम से सोते ही रहेंगे। कल रात कैसे किया था? तो फिर तुम करके दिखा दो ना, मुझसे क्यों कहते हो? अच्छा छोड़ो इसे, चोरी कैसे करोगे? चंदू तार के सिरे वहीं छोड़कर तेजी से तिजोरी की तरफ लपका। ये तो नंबरों का ताला है, इसे खोलने का नंबर मुझे पता नहीं। बनावट की भी हद होती है इंस्पेक्टर साहब। ताऊजी के ताले का नंबर कहाँ छिपा कर रखते थे सबको पता है, मैं करके दिखाता हूँ। क्यों ना हो, फांसी का फंदा जो नज़र आ रहा है सामने। तुम ट्राई करो राम गोपाल। इंस्पेक्टर साहब, अगर रस्सी गले में डालकर फंदा बनाया जाएगा तो मरने वाला जाग जाएगा ना, इसलिए हत्यारे ने फंदा पहले ही बनाकर ताऊजी के गले में डाला होगा। शायद उनके चिल्लाने की आवाज़ तो किसी को सुनाई नहीं पड़ी। ताऊजी चिल्लाए नहीं, इसके लिए हत्यारा फंदा बनाकर जरूर पीछे से आया होगा। बस बस, देखो बेचारे की जीभ बाहर निकल आई है, अब फुर्ती से चोरी भी करके दिखाओ। अभी लीजिए। ताऊजी घड़ी अपने पास ही रखकर सोते थे और भूल जाने के डर से घड़ी का नंबर लिखकर इसकी पीठ में छिपाकर छोड़ देते। सब जानते हैं। देखिए, नंबर 17564 है, इसी नंबर से ताला खुलेगा। नंबर जानते हुए ताला खोलना हत्यारे के लिए आसान हो गया होगा। अब एक थैला दीजिए, तो मैं सारा रुपया। ये हथकड़ियाँ किसके लिए? तुम्हारे लिए। हवलदार भुल्लन, पहना दो लोहे के जेवर राम गोपाल के बच्चे को। यस हुजूर, इसने भी मुझे फांसी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैंने खून नहीं किया। आपके पास क्या सबूत है? हुजूर, राम गोपाल के कमरे से ही गत्ते की बनी आकृतियों ये थैला मिला है, जिसके अंदर की तरफ 100 रुपये का एक नकली नोट भी चिपका हुआ है। ठीक है काले राम, तुम ये चीज़ें यहाँ कुर्सी पर रखो और बाहर एम्बुलेंस में बैठे सज्जन को यहाँ ले आओ, यहाँ से ले जाओ। यस सर। राम गोपाल, अपराधी जितनी ज़्यादा चतुराई बरतता है उतना ही फंसता चला जाता है। तुम्हारी वह कहानी झूठी थी राम गोपाल कि तुम्हारे ताऊजी ने तुम्हारे पिता का धन हड़प लिया था। तुम्हारे पिता शराबी और जुआरी थे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद धीरे धीरे सेठ धनीराम के पास गिरवी रख दी थी। उनके मरने के बाद सेठ धनीराम ने तुम्हारा और माँ का पालन पोषण किया।
तुमने धनीराम जी से कहा था कि तुम्हारे पिताजी भूत बनकर उन्हें सताएंगे। खिड़की के बाहर खड़े होने तक की जगह नहीं थी, इसलिए जब मैंने गैरेज में एक लंबे बांस के सिरे पर एक कील लगी देखी तो समझ में आ गया कि तुम किसी कागज या गत्ते की आकृति से उन्हें डराने का काम लेते थे। मेरे कहने से ही सेठ धनीराम ने कल रात लाखों रुपए के नकली खिलौना नोट तिजोरी में रखे थे। कल रात एक नेशनल बैंक का मैनेजर वकील के वेश में यहाँ आया था और सेठ जी की तिजोरी की रकम बैंक में जमा कराने के लिए ले गया था। सिपाही कालेराम बाहर गया। एम्बुलेंस में से एक छाया उतर रही थी जिसे लाने का आदेश इंस्पेक्टर वामन ने दिया था। मिस्टर राम गोपाल, तुमने अंधेरे में ही हत्या करके सेठ जी की घड़ी तकिए के नीचे से निकाली। चंदू शौकिया घड़ी साज है, मगर उसे भी ये पता नहीं था कि इस पुरानी घड़ी का पिछला ढक्कन घुमाने से नहीं, साइड से निकली एक कील दबाने से खुलता था। ना ही नीता को पता था, वह सिर्फ तुम जानते थे और तुमको उसे उसी तरह खोल कर दिखाया। सिपाही कालेराम उस छाया को साथ लिए कमरे की ओर चला आ रहा था। तुमने जब कमरे में जाकर देखा कि नोट नकली हैं तो चंदू को कसूरवार ठहराने के लिए तुमने उन्हें उसके कमरे के पलंग के निवाड़ के पीछे छिपा दिया, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि चंदू उस रात वहाँ नहीं था। मगर एक नोट पर हमने गोंद लगा कर रखा था, वह तुम्हारे थैले के अंदर चिपका रह गया। चंदू का नोट चुराना तो दूर, उसे यह तक पता नहीं था कि चुराए हुए नोट असली नहीं नकली थे। ना ही वह और नीता यह जानते थे कि सेठ जी की हत्या आगे से की गई थी या पीछे से आकर, मगर तुम्हें पता था। वाह, दूध का दूध और पानी का पानी। शायद कालेराम भी आ गया हुजूर। चंदू, मैंने तुम पर शक किया, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? ज़रूर, अगर ज़िंदगी में फिर कभी शक ना करो। और अब मैं पेश करता हूँ सेठ धनीराम को, जिनके मोम के पुतले की जल्दी में हत्या करके राम गोपाल उनका सारा माल स्वयं हड़प जाना चाहता था। हमारे हवलदार भुल्लन धोबी बनकर वही पुतला कल रात यहाँ लाए थे। नाना, नानू जी आप जिंदा हैं? अरे फिटकार, आओ मेरे बच्चों, मेरे गले से लग जाओ। मैं तुम दोनों की शादी ऐसी धूमधाम से रचाऊंगा कि दुनिया देखेगी मेरे बच्चों। और अंत में, धन्यवाद इंस्पेक्टर, उन 500 रुपये में से पुतला आदि बनवा कर जो 5 रुपये बचे हैं वे आपको इनाम। फिटकार, ये लीजिए अपना बचा हुआ माल। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।